अतिथि त्यागी 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज हमारी बहस का मुद्दा है आतंकवाद। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई सीमा भी नहीं होती। आतंकवाद होता है, उसमें गुड टेरर या बैड टेरर, यानी ना अच्छा आतंकवाद ना बुरा आतंकवाद। आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है, उससे पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना होगा, सबको साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। कि जितनी भी लाइनें आपने अभी सुनी, ये दुनिया के उन तमाम नेताओं के भाषणों का निचोड़ हैं जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोली। ये तो रही कथनी की बात, लेकिन करनी क्या होती है, आगे क्या होता है? होता यह है कि जब किसी आतंकवादी पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो एक देश उसे जगह बदल बदल कर छिपाने लगता है, दूसरा एक देश उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत को झोंक देता है, उस पर बैन लगाने के रास्ते में वीटो का ब्रेक लगा देता है। और ऐसा एक बार नहीं, साल में 4 बार करता है। एक देश आपके देश के एक हिस्से में आतंकी भेजता है, उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करता है, और जब वो घिर जाता है तो दूसरा बड़ा देश उसकी पीठ सहलाने लगता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में ऐसे देशों को एक्सपोज करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि गुड टेरर बैड टेरर चलेगा नहीं। ये काफी समय पहले कही गई बात थी, लेकिन दुनिया अब भी पसोपेश में है। तो प्रधानमंत्री ने आज फिर कहा कि हम तक आतंक की पाठशाला और प्रयोगशाला चलाने वाले ऐसे देशों को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि सीधा इशारा किसकी तरफ है। आतंकी नर्सरी यानी पाकिस्तान यूएन में भी एक्सपोज हुआ, जहां पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर पर अपना पुराना राग अलापा, तो वहां भारत के प्रतिनिधि की तरफ से तगड़ा जवाब भी मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर बेइज्जती कराने में पाकिस्तान के इतिहास में आप कह सकते हैं एक पन्ना और जुड़ गया। तो कसम संविधान की, में आज की ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ। ये बहस जरूरी है क्योंकि आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान चाइना को चेतावनी भी दी। ये बहस जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। साथ ही ये बहस जरूरी है क्योंकि भारत ने टेरर फंडिंग पर चाइना को भी मैसेज दिया, संदेश दिया। ये बहस जरूरी है क्योंकि भारत ने यूएन में कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे को भी फेल कर दिया। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। We will not rest till terrorism is uprooted. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. Support terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India. तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं, इस वक्त हमारे साथ फैजा मलिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, हमारे साथ ख्वाजा हमाद अकबर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इरशाद अहमद PMLN का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेजर जनरल SP सेना है, कैन वी हैव द गेस्ट प्लीज, और हमारे साथ शाजिया इल्मी है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ MS बिट्टा साहब भी जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर बाद टेररिज्म का ये जो बड़ा चैलेंज है इस पर बात करने के लिए। अब आप देख सकते हैं MS बिट्टा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहला कमेंट यहाँ पर फैजा मलिक आप से, इंडिया तो बार बार ये बात कहता रहा है कि टेरर, गुड टेरर, बैड टेरर के बीच में किसी तरह का फासला नहीं है, दोनों एक है। आपका मुल्क इस पर बार बार एक्सपोज भी हुआ है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम भी दें और मेरा माइक भी ना बंद करें। सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव भी हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान बार बार इसमें एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा है,
तो एक बार शायद आप भूल गए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म को जो है वो फेस किया। उसकी वजह से पाकिस्तान जो है अभी जो हालात है पाकिस्तान में वो इसी वजह से है। और शायद जो अभी तालिबान की जब से हुकूमत आई है उसके बाद पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सेव हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा हाथ इंडिया का भी रहा है। ये बात आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया इसमें मुलविस नहीं रहा। और वेस्टर्न बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां से इंडिया ने बहुत ज्यादा जो है इसमें अमल दखल किया है, जिस वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली है। और जहां तक आपने स्टार्ट में बात की कि एक ऐसा देश है जहां पर टेररिज्म को, टेररिस्ट को जो है वो बड़ा सपोर्ट मिलता है, उनके दाना पानी का इंतजाम किया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये वाला स्टेटमेंट आप अपना चेंज कर लें, ये बहुत पुराना हो चुका है। और पाकिस्तान में ना कभी टेररिस्ट को ना टेररिज्म को सपोर्ट मिली है और ना उनके कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिला था, वो तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऐसे ही था, जिसमें अभी हाल ही में आप बाहर आए, वो तो ऐसे ही रख लिया था एफएटीएफ ने, कोई सबूत थोड़ी था आपके खिलाफ, ऐसे ही रख लिया था। कोई बात नहीं, चलिए इस सवाल पे मैं वापस लौटूंगी। शाजिया अल्मी ये कह रही हैं कि आप बदल लीजिए अपने स्टेटमेंट, हम तो आतंकवाद से पीड़ित है, जैसा कि पाकिस्तान पहले भी क्लेम करता आया है, इसमें तो इंडिया का रोल बता रहे हैं ये। देखिए, आज ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हर जगह सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने एक तरह से टेररिज्म की जो ना सिर्फ दुकानदारी की है बल्कि उसको एक्सपोर्ट किया है। और अगर फैजा जी को दिक्कत है कि वो खुद टेररिज्म उनके घर में उनको परेशान कर रहा है, तो वो जानती हैं अगर आप सांपों को पालेंगी तो क्या होगा। अगर आप सांपों को ना सिर्फ उनका ख्याल रखेंगी, उनको संरक्षण देंगी, तो सांप आपको भी एक दिन काटेंगे। ये सब जानते हैं, बहुत पुरानी ये बात रही है और ये वो भी जानती है। फिर अब जो प्रधानमंत्री जी ने एक जो जरूरी बात कही है वो एक तो वित्तीय फंडिंग की है। और वैचारिक तौर पर अगर एक कोई टेररिज्म की सोच जो अपने आप में एक बहुत ही जहरीला ख्याल है, फलसफा है, अगर एक देश उसको फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, विदेश नीति के तौर पर अपना ले और कहे कि हमारी कोई विदेश नीति नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, हम वही हमारी इकोनॉमी है, वही इसी से हमारा कामकाज चलेगा, हमारा कुछ व्यापार नहीं है, हम ठन गोपाल हैं, सिर्फ हमारा एक काम है अपने लोगों को बनाओ और दहशतगर्द और वो उसको एक्सपोर्ट करो। ठीक है शाजिया अल्मी, मैं आगे आपको मंच दूंगी, पहला कमेंट एक मिनट का हर पैनलिस्ट का लूंगी, प्लीज मैं वापस आपको मंच दूंगी। शाजिया अल्मी प्लीज, मैं आपको आगे मंच दूंगी। इरशाद अहमद, आपने सुना शाजिया अल्मी ने क्या कहा, किसकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही थी, आप समझ ही गए होंगे, काफी समझदार है वैसे भी आप। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप लोग, आपसे ज्यादा समझदार हम नहीं हो सकते, क्योंकि आप बोलती हैं हमें बोलने नहीं देती, इसलिए समझदार वही होता है जो किसी को दूसरे को बोलने ना दे। तो मैं ये कहूंगा कि अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, भाइयों की हिफाजत करना टेररिज्म नहीं है। जिस मुल्क पे आपने मकबूजा कश्मीर पे जो कब्जा किया हुआ, टेररिज्म आप फैला रहे हैं, आप मार रहे हैं लोगों को, आप इज्तिमाई कब्रें बना रहे हैं कश्मीरी भाइयों की, हमारे मुसलमानों की, तो टेररिज्म आप फैला रहे हैं। टेररिस्ट आप लोग हैं, ना कि वो मुजाहिदीन हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। आपकी फौज, आपके लोग, आपके इदारे उनको मार मार के दफन करती हैं, 10-10, 20-20 लोगों को दफना के उनकी इज्तिमाई कब्रें बनाते हैं और उनको दफन कर देते हैं और बताते भी नहीं है। और वो लोग बेचारे अपने प्यारों को ढूंढते रहते हैं, जिनके लवाहिकीन होते हैं वो ढूंढते ढूंढते खुद मर जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको मिलते नहीं, क्योंकि वो आप कट्ठे मार के उनको दफना देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो मकबूजा कश्मीर है, क्या अगर आप इसको अपनी फौज हटा दें, क्या ये आपके साथ जाना पसंद करेंगे? सिर्फ इतनी सी बात है। अगर ये बात सच्ची हो जाए, अगर आप अपने जालिम फौज को वहां से हटा दें कश्मीरियों के सर के ऊपर से और बंदूक उनके सर से हटा दें, खुदा की कसम कश्मीरी इतने खुश होंगे, इतने खुशहाल होगा। पीओके में कहते हैं जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, बस आप शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। और आपकी समझदारी तो मैं देख ली सर, मैंने इतने सालों में भी देखी, कितनी बार फजीहत हुई है कश्मीर पर, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। चलिए समझदारी पर डिस्कशन हम फिर से करेंगे, हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब भी है। एमएस बिट्टा साहब, इन्हें जुल्म दिखाई देता है, इन्हें भारतीय फौज जालिम दिखाई देती है, शायद ये कंफ्यूज हो जाते हैं पीओके में, जो कि भारत का अब एक हिस्सा है और भारत का ही है, शायद ये कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो मैं अहमद साहब को बता देना चाहता हूं, ये जो जालिम फौज की बात की है ना, हिंदुस्तान की जालिम फौज की,
ये वही फौज है और यही फौज थी और वही फौज रहेगी। जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर, जब हमारे भाई बहन कश्मीरी पानी में बह रहे थे, तबाह हो रहे थे, और इस फौज ने मौत का कफन बांध करके हर माँ को, हर बहन को, हर भाई को वहां से बचाया था। याद रखिए, ये जो कह रहे ना आपके बच्चे हैं कश्मीर में AK-47 पकड़ने वाले, इनकी ऐसी की तैसी रोज आती है ना यहाँ पे, मारते हैं। सही कहा आपने, इनको मारते हैं, इनको कुत्तों की तरह हम दफनाते हैं। जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जो भारत माता के खिलाफ एक जहर खोलने की कोशिश करते हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और चैलेंज करके कहता हूं अहमद साहब, ऑक्युपाई कश्मीर की तैयारी कर लीजिए, वक्त आएगा जल्दी। 370 धारा हटाइए ना हमने, आपका ऑक्युपाई कश्मीर भी लेंगे। ये जो आतंकवादी देख रहे हैं ना चैनल के अंदर, अदिति जी दिखा रहे, कहां नहीं आज दिखाई देते हैं कहीं, कहां है दाऊद इब्राहिम, दिखाई देते हैं कहीं। ठीक बेटा साहब, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, प्लीज मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। अब जल्दी से एक कमेंट ख्वाजा हमाद अकबर आपका, ये टेरर की फाइनेंसिंग कौन करता है, किसी से छिपा है क्या? यूएन जब डेजिग्नेट करने जा रहा होता है टेररिस्ट, तो कौन सा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, सब जानते हैं। इट्स ऑल ऑन द रिकॉर्ड्स। जी जी बिल्कुल, सब जानते हैं। अतिथि, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और सब जानते हैं कि कौन सा देश ऐसा है, कौन सा मुल्क ऐसा है जिस पे एक वजीर आजम विराजमान है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात का खिताब मिला हुआ है। वो कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो विराजमान है जिस पे अमेरिका का वीज़ा जो है वो बंद था? वो कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने मुसलमानों की नस्ल कुशी के इक़दामात को जो है वो फ़रोग़ दिया हिंदुस्तान के अंदर? ये सब बातें जो हैं वो जानते हैं। जो आतंकवाद या टेररिज्म की आप बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो डिफाइन करने की बात है। इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कश्मीर के अंदर है। अगर आप इस तरह ना होता तो कश्मीर के अंदर कर्फ्यू ना लगाया जाता, अगर इस तरह ना होता तो कश्मीर के कम्युनिकेशन के मीन्स को बंद ना किया जाता, और अगर कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी से इन लोगों को खौफ ना होता तो उन लोगों के पे जो कहर है वो ना ढाया जाता। क्या आप इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीरियों पे जो जुल्म और मजालिम के जो कहर हैं वो जो तोड़े जा रहे हैं, उनके पीछे कौन सी कुव्वतें जो हैं वो कार फरमा है? ख्वाजा हमाद अकबर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता होगा, सुनिए ध्यान से। इंडिया इज ए जमहूरियत, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आप बोले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आप तीनों पाकिस्तानी ने विक्टिम कार्ड के साथ ही शुरू किया था। अब ध्यान से सुनिए सर, इंडिया में जमहूरियत है, यहाँ फौज नहीं लाती, फौज के पपेट नहीं काम करते यहाँ पर। यहाँ जनता निकलती है, अपना नेता चुनती है, अपना पीएम चुनती है, फौज आउट रहती है, फौज इंटरफेयर ही नहीं करती। उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र मालूम है ना। इरशाद अहमद साहब, बिल्कुल इतना ज्यादा आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ फौज का कंट्रोल, तख्ता पलट, आपके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स बेनजीर भुट्टो से लेके नवाज शरीफ, उसके बाद अभी इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितने नाम आप सुनना चाहते हैं? कितने नाम? लिस्ट लंबी है आपके यहाँ, प्लीज। तो जमहूरियत में और फौज के पपेट में अकबर जी अंतर होता है, ये फर्क समझिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उसका बहुत अहम हिस्सा है अदालतें, न्यायपालिका, जुडिशियरी। शायद आप जुडिशियरी समझेंगे। तो जिनकी आप बात कर रही हैं, आपके यहाँ सूट करता होगा इंडिया के खिलाफ हेट्रेड के लिए। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आप सुन लीजिए। आपको मैंने उस समय इंटरप्ट नहीं किया था। अगर 1 मिनट का वक्त मुझे ना देना होता जनाब, तो मैं आपको उसी समय आपका ऑडियो डाउन कराती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत बयानी कर रहे थे। इतने प्रोपेगेंडा के लिए मंच नहीं देती मैं। आपने शुरुआत झूठ के साथ की, अंत भी झूठ के साथ किया सर। थोड़ा सा तो दुनिया में ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान की किताबें हैं, पाकिस्तान के ये अखबार हैं, पढ़ लीजिए ना। थोड़ा सा हिस्ट्री बुक्स को बाहर से भी पढ़ना चाहिए। जनरल सिन्हा, 1 मिनट का कमेंट आपका। देखिए, पाकिस्तान के प्रवक्ता लोग को मैं देखता हूं टीवी पे, तो मुझे हंसी आती है। मतलब किस मास्टरी के साथ ये झूठ बोलते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज जालिम फौज है। पाकिस्तान आर्मी का मैं चेहरा एक्सपोज करूं? जिन्ना को किसने मारा? जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने मारा? लियाकत अली को किसने मारा? बेनजीर को किसने मारा?
नवाज शरीफ को सत्ता से कैसे हटाया गया? पनामा लीक्स के 52 जनरल्स इन्वॉल्व में पनामा लीक्स में नाम है। क्या हरकत किया आपने? दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि ये मैं पूछना चाहता हूँ, कसाब किसने कसाब कहाँ का रहने वाला था? जो समझौता ब्लास्ट हुआ वो उसमें किसका हाथ था? पीओके में जिस तरह से आप और बलूचिस्तान में जिस तरह से आप मेहम कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, बर्बरता दिखा रहे हो, वो किस चीज का स्वरूप है? अरे कुछ तो शर्म करो। आप लोग की आत्मा नहीं है क्या? आप लोग को दिखता नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में जो बर्बादी कर रहे हो, आतंकवाद कर रहे हो, आप कर रहे हो, और आपके जो पेड एजेंट्स हैं वो गेम खेल रहे हैं। उनको हम सबक सिखाएंगे। ठीक है, आप उनको हम गेम हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं करने देंगे। ठीक। जनरल सेना ललित अंबरदार, ये पाकिस्तान की फौज और इंडियन फौज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। वो एक अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। और कब्र किसकी खोदी जा रही है वहां पर कश्मीर में? जुल्म किस पर हो रहा है? आतंकियों पर हो रहा है, उनका खात्मा हो रहा है। और इनके स्पॉन्सर्ड टेरर के विक्टिम्स कौन है? अपने आप को विक्टिम बताते हैं आतंकवाद का। जरा इन्हें बताएं कि कश्मीरी हिंदू आतंकियों के निशाने पर क्यों आ जाते हैं? ये कौन सी लड़ाई है? अदिति जी, किसी भी जिहादी कॉन्फ्लिक्ट के लिए कुछ चीजें, अहम चीजें होती है। सबसे पहले तो उसके लिए इंसान चाहिए, जिहादी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, हथियार चाहिए, हथगोले चाहिए। तीसरा, उसको पैसा चाहिए, उसको पूरी एस्टैब्लिशमेंट रन करनी है। और चौथा और सबसे जरूरी, सबसे अहम, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान, ये जो अभी सब पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये पिछले 70 साल से अपनी आवाम को ये अफीम पिला रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का मुसलमान रहते हैं, इनका जाती हक बनता कश्मीर के ऊपर। ये उनकी शाहरग है, हर उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है, और बाद में वही फौज उन्हीं प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देती है। तो तीसरी बात ये आपको कहना चाहता हूं मैं, ये लश्कर तैयबा जो कश्मीर के अंदर डिफरेंट नाम से आजकल आ रही है, लश्कर तैयबा का इजाद कश्मीर जिहाद शुरू होने से पहले 80 के दशक में काबुल में हुआ था। काबुल में हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन ने कश्मीर जिहाद चलाने के लिए लश्कर तैयबा शुरुआत की थी, फंडिंग की थी। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बकरीद होती है ना मैम, बकरीद होती है, तो इनका वहां पे बोर्ड लगता है हाफिज सईद की, जो वहां पे उनकी जो एक फाउंडेशन है कि आप जानवर की जो स्किन है वो कंट्रीब्यूट कीजिए कश्मीर जिहाद के लिए। ये है पाकिस्तान। और दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं, एक सेकंड इसमें मैं जवाब लूंगी ललित अंबरदार जी, मैं एक कमेंट लूंगी सब पैनलिस्ट का एक बार। इरशाद अहमद, आतंकवाद से तो आप पीड़ित होंगे ही। अब ओसामा बिन लादेन आपके यहां मिलेगा तो वो आतंकवाद से पीड़ित नहीं करेगा तो क्या करेगा? मसूद अजहर कहां रहता है? हाफिज सईद कहां रहता है? सैयद सलाउद्दीन कहां रहता है? अब जहां रहते हैं तो उसे अगर पीड़ित नहीं बनाएंगे तो फिर आप तो सोचते हैं कि दूसरे को हर्ट करेंगे, लेकिन दंश तो आपको भी झेलना पड़ेगा। मुझे सुने कि हाफिज सईद साहब जितनी खिदमत इस्लाम की लोगों की दुनिया में कर रहे हैं, आप आतंकियों को काफी सम्मान देते हैं। इतनी सोच होगी जो बात कर रहे थे कि ईद बकरा ईद पे जो ये खाले इकट्ठी होती हैं, ये जो चमड़ा इकट्ठा होता है, उसका इतने इस्लामी मदारिस कायम किए जा रहे हैं, इतनी मस्जिदें बना रहे हैं। वो आप इल्जाम लगाते रहिए, जो इस्लाम की खिदमत जो भी करने वाला है उसको आप टेररिज्म पे नाम दे देते हैं। इस्लाम का राग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मत, इस्लाम को मत लेकर आया कीजिए। सुनिए ध्यान से, इस्लाम को मत लाइए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में कितने मुस्लिम रहते हैं, उन्हें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को आप ये बताएं, बलूचिस्तान में मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? शिया और अहमदीज को आप क्या मानते हैं? सिंध में क्या हो रहा है? पीओके में कौन रहते हैं? कौन है सर? मुसलमान रहते हैं। पीओके पाकिस्तान का वीगर कौन है? वीगर को मुसलमान मानते हैं नहीं मानते आप? मकबूजा कश्मीर भी वीगर को मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, बात यह है कि आप हाफिज सईद साहब पे बात कर रहे थे। हाफिज सईद साहब के बारे में हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है। और जनरल सिन्हा और एमएस बिट्टा जी आपसे शुरू करती हूँ। इनकी अब इनसे आप क्या बात करेंगे? ये तो आतंकियों को भी साहबी बता रहे हैं। अब इनसे आप क्या डिबेट करेंगे इसके बाद? मेरी बात सुनो। आपके अंदर अहमद साहब पकड़े, हाफिज सईद साहब का बाल बिका नहीं कर सकते आप।
आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इल्जाम लगाते रहे अपने अरे चैनल पर बैठ करके। आपकी वो ऐसी की तैसी हो रही है कश्मीर के अंदर, दुनिया के अंदर, वो आपकी ऐसी की तैसी हो रही है कि आप सारी जिंदगी याद करेंगे। समझे मेरी बात को? पाकिस्तान में मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। बोले, मैं आपको सुनूंगा, फिर आप मुझे सुनेंगे। हिंदुस्तान अहमद साहब एक सेकुलर मुल्क है हिंदुस्तान, और आज दुनिया के अंदर आपकी जो मिट्टी पलीत हुई है, आपको क्या कहता है अमेरिका, जो आपको कभी सपोर्ट करता था, आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री आज पाकिस्तान है, और हमारा देश एक आजाद मुल्क है। बेटा साहब हमारा आजाद मुल्क है, चुन के प्रधानमंत्री बनता है। फौज आपकी तरह नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबकी इज्जत होती है यहाँ पे। बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। की भी इज्जत है, सिख की भी इज्जत है, क्रिश्चियन की भी इज्जत है, सबकी इज्जत है। ये कोई आप अनोखे लोग नहीं है। जिस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, आप खुल करके आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तैयार खड़े हैं आपके साथ लड़ने के लिए। क्या आप कश्मीर के अंदर जवाब दे पाए? 370 धारा हटने के बाद क्या आप जवाब दे पाए? रोज आप देते हैं और हमारे जवान ठोकते हैं। आपने फिर कहूं, आपने सही कहा, आप मार के उसको दफना देते, बिल्कुल कुत्ते की तरह। लोगों को आपकी आर्मी मारती, कुत्ते की हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही तो बेशर्मी है आप लोगों की कि आप इंसान को। एक कमेंट यहाँ पे जनरल सिन्हा का, एक कमेंट जनरल सिन्हा का, सुनिए इशरात अहमद, जवाब तो लीजिए ना, जवाब लीजिए, आपको जवाब तो मिलेगा। प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी है जो जवाब देना चाहता है। फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, जनरल सिन्हा की आवाज। ठीक है बिट्टा सर, मैं आगे आपको फ्लो देती हूँ। जनरल सिन्हा, उसके बाद शाजिया इल्मी। आदित्य, मैं पाकिस्तान आर्मी को इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा हूं। ये बेशरम लोग 1999 कारगिल वॉर में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये तो हमारे सोल्जर्स हैं नहीं, उनका डेड बॉडी तक नहीं लिया, उनको हमने क्रिमेट किया। हमने, अरे कैसा देश हो, यूज एंड थ्रो कल्चर। अपने जवानों को मरवाते हो, कारगिल वॉर में भेजते हो और डिसऑन कर देते हो, ये हमारे है नहीं। अरे तुम्हारी ये तो सोच है, तुम लोग इतने अपने फौजियों की तरफ तुम वफादार नहीं हो, तुम गद्दार हो अपने फौजियों के लिए। शर्म नहीं आती? हिम्मत था तो बोल देते, हाँ हमने अपने जवान भेजे कारगिल वॉर में, क्यों नहीं एडमिट किया ये? मतलब दूसरी बात, तुमने जुल्फिकार अली भुट्टो को मारा, बेनजीर को मारा, लियाकत अली को मारा, जिन्ना को मारा। तुम लोग किस तरह के हो और किस बेशर्मी के साथ आके टीवी पे यहां आके शरेआम झूठ बोलते हो? तुम्हारी आत्मा नहीं है। आत्मा कैसे होगी? तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम इंसान हो ही नहीं। तुम लोग एकदम ब्रेन वॉश हो चुके हो और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ के आते हो। शरेआम झूठ। अरे हमसे तुम बहस करो एक दिन 1 घंटा, पूरा एक्सपोज कर दूंगा तुम लोग को। मैं कह रहा हूं कि आप एक कमेंट हमाद अकबर, एक बात तो बताइए, ये वो जरा इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लेकर आइए कि पिछले 14-15 सालों में FATF के साथ जो अफेयर रहा है पाकिस्तान का, जरा वो इंफॉर्मेशन डालिए स्क्रीन पर। कैसे ग्रे लिस्ट में शामिल किए गए, फिर कुछ समय के लिए बाहर आए, फिर वापस गए ग्रे लिस्ट में, फिर कुछ समय के लिए बाहर आए। ये जो FATF की ग्रे लिस्ट में आप आए और गए और फिर आए, ये क्या हो रहा था? कोई क्रिकेट टीम बन रही थी या ऐसे ही मन आया FATF का कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा? ये मैं जरा मेरी टर्न है प्लीज। सॉरी, मेरे से बात कर रहे हैं? जी, आप ही की बात कर रही हूँ। जी, मैं इससे पहले के इस कमेंट पे आऊं, मैं जरा 2 जुमले जो है वो जरा इनके जो जनरल साहब मेरे से पहले मुखातिब थे, जरा मैं इनकी अनायत कर दूं कि गांधी को किसने मारा, और ये भी बता दें, और ये भी बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरह मारा गया, ये भी बता दें कि जो इंदिरा गांधी थी वो किस तरह मारी गई, फिर उसके बाद गोल्डन टेम्पल के ऊपर क्या हुआ। जनरल सिन्हा एक सेकंड रुक जाइएगा, प्लीज रुक जाइएगा। आप जिस बारे में आपकी इंफॉर्मेशन नाकाफी है या मुझे कहना चाहिए आपको पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोपेगेंडा है, तो आपके झूठ पर डिबेट नहीं करूंगी मैं, आपकी हकीकत पर डिबेट करूंगी मैं। आप जरा से जो मेरा सवाल था उस पर लौटे आप। अभी थोड़ी देर पहले आपको गुजरात वायलेंस याद आ रहा था, आपने एक बार नहीं कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, आपने नकारा नहीं उसे,
आपने नहीं कहा नहीं हम टेररिस्ट नेशन नहीं है, हम टेररिज्म को फंड नहीं करते, हम सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान आजादी राय को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान कश्मीरियों के आजादी हक के राय को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हर उस शख्स को सपोर्ट करता है सिंध, पीओके, वहाँ क्या करता है पाकिस्तान? अपने पहले अपने लेखा जोखा पेश कीजिए, अपना कच्चा चिट्ठा तो बताइए, भाषण नहीं चाहिए। सुनिए ना, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्या, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के साथ ही जो अफेयर रहा है आपका, उस पर भी तो 2 शब्द, उस पर 2 शब्द हो रहा है कि आपको यही नहीं पता कि एफएटीएफ है क्या। अरे आपसे पूछूं मैं, आप बता दीजिए, चलिए बताइए इसकी प्लेनरी कहां बैठती है, आपको सब पता है जी, बताएं। एफएटीएफ जो है वो एक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो कुछ नेशंस ने मांगी, हमने अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करके उनको उनकी तसल्ली कर दी। बात आपने बड़ी बहुत ज्ञान की बातें की है। नहीं, आपने कुछ ऐसा बता दिया है जिसे एफएटीएफ का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, उसको आपने बताया होगा, ये जो समझते नहीं होंगे आपके यहाँ। हमारे यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, अभी इरशाद अहमद कह रहे थे ना, हमारे बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है, वो अच्छे से होमवर्क करते हैं, उन्हें अपनी सरकारों को सुने ध्यान से। हमारे यहाँ सरकारों को अकाउंटेबल होल्ड करना भी आता है और इसीलिए हमारे यहाँ जमहूरियत बहुत स्ट्रांग है। पर आप ये बता दें क्या कर रहे थे आप, ये जो आप बता रहे थे, ये जो रिपोर्ट कार्ड आप बता रहे थे किस सिलसिले में जा रहा था, आप ग्रे लिस्ट में क्या कर रहे थे वहां पर? चलिए ये बताइए, ग्रे लिस्ट में क्या कर रहे थे? ग्रे लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर्स की वजह से हम ग्रे लिस्ट में थे, जिसको हमने फाइट किया है अपनी डिप्लोमेसी की वजह से। इट इज अ विन फॉर अस। नहीं, एक बात बताइए, ये आपके लिए प्रमोशन था या डिमोशन था? मैं समझना चाह रही हूँ, हमें नहीं पता कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है, नहीं पता हमें। मुझे ये बताइए, ये एक तमगा था कि ग्रे लिस्ट में होना और फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट में चले जाना गोल्ड मेडल था, या ये किसी तरह का एक धब्बा था? हमें नहीं पता है, आप समझा देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सवाल जरा दोबारा रिपीट करिएगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होना ये मेडल है, तमगा है, प्रमोशन है या धब्बा है? किस चीज का तमगा, ना धब्बा ना तमगा, ये इस सूरत हाल में ये बात जो है आपकी वैलिड नहीं होती। क्यों चोक कर रहे थे? तो आपके फंड्स को क्यों चोक किया जा रहा था? एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाने के बाद क्या हुआ, वो भी तो कुछ बताइए ना। आप बता दें क्या हुआ, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता। आप बता रहे हैं ना तमगा था ना धब्बा था, तो आप बता दीजिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उसे ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया था, क्यों रखा गया था ग्रे लिस्ट में? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का जो होता है वो तमगा होता है, बाहर निकलने का जो होता है तमगा होता है। तो 14 साल आप अंदर बाहर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 14 साल, और इसमें भी मैक्सिमम टाइम अंदर, तो वो यानी धब्बा था, क्योंकि अगर बाहर निकलना तमगा है आप ही की भाषा में। अब अपने ही शब्दों के जाल में फंस गए। शाजिया इल्मी हंस रही है। शाजिया इल्मी, 14 साल आ गए, कौन सी ब्लैक लिस्ट? आप देखिए, आपने कुछ सवाल पूछे और आप देखिए क्या मेल्टडाउन हो गया है भाई साहब का। जब बात आती है फैक्ट्स की, हकीकत की, वास्तविकता की, इन्हें समझ भी नहीं आता है। असल में इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं बेचारे, और इतने झूठ बोलने की आदत हो गई है कि ये लोग अपने आप से भी सच नहीं बोल पाते। और बहुत तकलीफ दे है कि कभी ये तो मुसलमान होने की बात करते हैं तो उनको बताया जाए कि भाई मुसलमानों की वहां पे क्या हालत है, और जो लोग मारे गए हैं और जो मारे जा रहे हैं और जो बच्चों के जो बाकायदा टेररिज्म का शिकार होते हैं वो भी उतने ही मुसलमान हैं जितने की टेररिस्ट होते हैं। और असल में प्रॉब्लम ये हो गया है, जमहूरियत के नाम पर तो एक मजाक है, एक काला धब्बा है, क्योंकि दहशतगर्दी है वहां पे। दहशतगर्दी जिससे निकल कर आती है, दहशतवर्दी है जो चलाती है इनकी पूरी सोसाइटी को, इनकी इकोनॉमी को और इनकी पॉलिटी को। और जरूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे फैजा जी बैठी हैं, महिला हैं, और बड़ा आसान है बात करना मुसलमानों की, लेकिन जैसे कि आपने पूछा मैं भी पूछूंगी, तो मुहाजिर भी ना मुसलमान रहे, ना तो बलूचिस्तान के लोग मुसलमान रहे, अफगानिस्तान के लोग भी नहीं रहे, और ना ही रहे उइगर मुसलमानों की जो बात हो रही थी, क्योंकि चाइना तो उनको डिक्टेट करती है और ये बाकायदा उनकी आका है चाइना। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो ये तो महिलाओं भी क्या मुसलमान नहीं है? औरत क्या है? ना तो वो इंसान है ना मुसलमान है। उसके बारे में बोलने से कितने कतराएंगे ये लोग। और जब महिलाएं बोलती है, वहां से औरतें बोलती हैं, मुझे इतना शर्म आती है, अफसोस होता है और मेरा सर झुक जाता है शर्म के मारे कि ऐसा देश और ऐसे लोग
जहां जो और ये इदारों की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात नहीं की। जनरल सिन्हा ने बहुत आपने बताया जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनकी बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ क्या हुआ है, इनके गवर्नर्स के साथ क्या होता है? मतलब ये तो दहशतवर्दी से दहशतगर्दी जो देखने को मिल रही है, ये तो बाकायदा इनकी एक ही दुकान रह गई है और उसके बगैर ये लोग परेशान है। और अब इनके घर जो है आपने जहर बोया और वो जहर के शिकार आप खुद बनते चले गए। ठीक है, जवाब ले लीजिए शाजिया अलमी। बचाओगे अपने आप को भाई। ठीक, जवाब लीजिए फाइजा मलिक। जी, शाजिया ने सबसे पहले जो बात की कि जी खवातीन के हकूक और खवातीन के हवाले से इन्होंने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खवातीन को बोलने की आजादी है, खवातीन को हर किस्म की आजादी जो है, तहफ्फुज़ जो है वो मिला है। दूसरी ने जो बात की, जो बार बार जो टारगेट लेने की भी आजादी है पाकिस्तान में हो रहा है। अब क्या बच्चों ऐसी बातें कर रही हैं? कैसे बच्चों ऐसी बात कर रही हैं कि वहाँ पे आजादी है? हम जानते हैं वहाँ पे बैठी हैं अभी इस वक्त। और अफगानिस्तान में सरकार को आपने बनाया है, वहाँ पे जो आजादी है वो भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान और जिन मुसलमानों की बात कर रही है, जो तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मजहब लोगों के साथ क्या हो, मर्द बच्चे हो, जो भी उनके हकूक के तो कोई तहफ्फुज़ है ही नहीं है। पाकिस्तान के हालात मुझे मालूम है। एक सेकंड रुकिएगा शाजिया अलमी, एक सेकंड रुकिएगा। शाजिया अलमी, गिव मी अ मिनट प्लीज गिव मी अ मिनट। फाइजा मलिक, किसके हुकूक नहीं है हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में तो खवातीन के जो है बोलने की आजादी नहीं है, उन्हें कोई तहफ्फुज़ हासिल नहीं है। खवातीन के हवाले से इन्होंने बात की, तो मेरा एक सिंपल सा इनसे क्वेश्चन है कि बीइंग अ मुस्लिम ये वहां पे बैठी हैं, तो मुझे बता। नो, शी इज नॉट सिटिंग हियर एज अ मुस्लिम, शी इज सिटिंग हियर एज एन इंडियन। तो बता दे भारत में कौन से खवातीन को हुकूक हासिल है, खवातीन के साथ क्या सलूक होता है, सबको पता है। क्या कह रही है? के साथ कहती हूँ कि मैं भारत में रहने वाली हूँ। आप पहले डिसाइड करें आपको किस मुद्दे पर बात करनी है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। कभी आप मुसलमानों के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। इंडिया के मुसलमान को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान से सुन लें। और इंडिया में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबके राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक योर कॉन्स्टिट्यूशन डजंट बार एनीवन फ्रॉम होल्डिंग द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो प्लीज जमहूरियत पर लेक्चर मत दीजिएगा इंडिया को। हर देश में प्रॉब्लम होती है, इंडिया में भी इश्यूज है, वी आर फाइटिंग दोज इश्यूज, बट हमें सर्टिफिकेट मत दीजिएगा। आपके पास कोई राइट नहीं है इंडिया को सर्टिफिकेट देने का, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही काम किया है। आप हमेशा कटघरे में रहे हैं, इंडिया में टेरर को स्पॉन्सर करने को लेकर, और आप हर बार मुसलमानों के नाम पर अगर पीछे छिपने की कोशिश करेंगे तो इस गलतफहमी से आगे बढ़िए कि इंडिया के मुसलमान का आपसे कोई रिश्ता है। इंडिया के मुसलमान ने 47 में आपको यह बता दिया था कि उसका कहां से रिश्ता है, तो उनके पीछे मत छिपिए, छिपिएगा, बिल्कुल मत छिपिएगा। जल्दी से बिट्टा सर। नहीं, उनको शायद पता नहीं है बिट्टा सर कि इंडिया के मुसलमान शायद इनसे ज्यादा कमाते हैं, इनसे ज्यादा बेहतर हालत में हैं, ज्यादा हक के साथ जीते हैं, सिर उठाकर जीते हैं। इस देश में मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, इस देश के मिसाइल प्रोग्राम को जिस व्यक्ति ने तैयार किया है, इस देश में जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर चुके हैं, उन्हें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिट्टा सर, देखो ये इनकी बातें काफी देर से मैं सुन रहा हूं कि रक्षा विशेषज्ञ अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, गुजरात के ऊपर कर रहे थे। वो बात शायद हमने उसका जवाब नहीं दे पाए उस वक्त। मैं मानता हूं इस चीज को कि कई बार राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को दबाने के लिए कोशिश करती है। उस वक्त का नरेंद्र मोदी और उस वक्त का गुजरात और आज का गुजरात, वो गुजरात जहां रोज दंगे हुआ करते थे, कई साल दंगे चलते रहे, पर जब हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर बार बार नरेंद्र मोदी बने, बताइए गुजरात के अंदर को दंगा है? कई पॉलिटिकल पार्टियों ने पाकिस्तान आपके साथ मिलकर के हमारे देश के कोकोदार थे, जो आपके साथ मिलकर के अमेरिका में उस वक्त नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या किया था। आज नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं जो हर मुल्क
वहां का राष्ट्रपति उनके इंतजार के लिए तैयार रहता है। बराक ओबामा जी का आपने देखा, और उसके बाद और जो वहां के अमेरिका के राष्ट्रपतियों का आपने देखा, आपने इजराइल का देखा, आपने रशिया का देखा, कि आज यूक्रेन के अंदर की लड़ाई और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनको कह रहा है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी की हर व्यक्ति सुनने की कोशिश करता है। ये आज का भारत है। जिस नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी नहीं, आज नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के अंदर इतिहास बताया। आज हिंदुस्तान की बताइए, आप तो हमारे लिए कुछ रहे नहीं, आपकी लड़ने की हिम्मत क्या है हिंदुस्तान के अंदर? और आपके जितने भी आतंकवादी सपने में आते, मोदी 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 घबराते हैं। कहाँ है आज आपके दाऊद इब्राहिम, कहाँ है आपके हाफिज? हमने तो नहीं कभी हम अपने चैनलों में देखे, रोज दिखाया करते थे, आज तो नहीं देखे। और क्या कहता नरेंद्र मोदी, कोई हमें छेड़ेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आपने पुलवामा की घटना की थी, आपने हमारे 40 जवान शहीद किए थे, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे प्लेन में आपके पाकिस्तान में बालाकोट में घुस करके आपके 500 के करीब आतंकवादियों के कैंपों को सफाक। फैजा मालिक, हंसने की क्या बात है इसमें? ऐसा कौन सा उन्होंने जोक आपको सुना दिया? वैसे हकीकत आपके लिए जोक ही है। नहीं, बिल्कुल वो जो बातें कर रहे हैं अब उसके ऊपर मैं रो तो नहीं सकती यहाँ पे बैठ के। वो जो इल्जामात लगा रहे हैं, वो बार बार हाफिज साहब का नाम ले रहे हैं। मतलब मैं सुन रही हूँ कि जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हाफिज साहब का नाम बार बार यूज किया जा रहा है और उन्हीं को जोड़ा जा रहा है। आप खुद को पीड़ित बताते हैं आतंकवाद से, आतंकवाद से खुद को पीड़ित बताते हैं फैजा मलिक आप। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रही हैं? हाफिज सईद कौन है आप जानती हैं? जिनके नाम में आप साहब लगा रहे हैं, वो इंडिया का मोस्ट वांटेड है। बिल्कुल, हाफिज साहब जो है वो जमातुत दावा के चेयरमैन है और उन्होंने हमेशा इस्लाम के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए मदरसे बनाए हैं, इस्लाम को प्रमोट किया है। और वो तो अब जिस तरह से आप लोगों ने उनको जोड़ दिया है दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों को प्रमोट करने में, वो तो एक अलग नैरेटिव है। उसके ऊपर तो हम जितना मर्जी आपको क्लैरिफाई करेंगे भी तो वो आप नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो भी चीजें होंगी, जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। आपने इतनी उपलब्धियां गिनवाई है ना आपके हाफिज सईद की कि अमेरिका तक ने इनाम रखा है उन पर, है ना? आपके मसूद अजहर, नहीं आप पहले पढ़े, आपको पता है ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में किस किस का नाम है आप जानती हैं? चलिए एक छोटा सा होमवर्क है। नहीं पढ़िए हाफिज साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आपके हाफिज साहब के बारे में, इंडिया के मोस्ट वांटेड। उनके बारे में पढ़ा हुआ है। जी नहीं, अरे पाकिस्तान की किताब नहीं, दुनिया के बारे, दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में कह रहे हैं। दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में कह रहे हैं। दुनिया में मोस्ट वांटेड किसे कहा जाता है उनके बारे में पढ़ने को कह रही हूं मैं आपको। पढ़िए जरा, जनरल सिन्हा, इनके हाफिज साहब इंडिया का मोस्ट वांटेड, इनके हाफिज साहब, और फिर ये कहेंगे हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो इनके हाफिज साहब हैं तो 8-9 महीने जेल में क्यों रखा? हाफिज साहब यदि इतना प्योर हैं, सोशल वर्कर हैं, तो जेल में क्यों रखा? और जब वॉइस सैंपल की बात हुई तो कोर्ट में वॉइस सैंपल क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? ये आदित्य, ये लोग शेमलेस है, बेशरम लोग हैं। ये लोग आता है टीवी पे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए, और किस बेशर्मी से झूठ बोलता है ये लोग का ये चरित्र है। दे आर शेमलेस पीपल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी को हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी उनके खिलाफ, और अमेरिका की जो बात करें वो भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। तो आप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में आज देखो पूरा विश्व मोदी जी के सामने झुक रहा है। थोड़ा सा शर्म तो करो। पूरा मिस्टर बाइडेन दूर से सल्यूट करते हैं। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका से आने के लिए एयरक्राफ्ट तक नहीं मिलता है। तो अरे तुम लोग कहां हो? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? तुम लोग कहां अमर के पैर के धूल भी नहीं हो, अब बेशर्मी के साथ आके टीवी पे बकवास करते हो। गुजरात,
समझौता एक्सप्रेस तुम करते हो, कसाब को तुम भेजते हो, बैठ के आप अपनी बॉम्बे में ब्लास्ट तुम करते हो, आप हमसे बड़े हैं, ये बलूचिस्तान में कदर तुम करते हो, बलूचिस्तान की औरतों के साथ बलात्कार तुम करते हो। ठीक, जनरल सेना काउंटर लीजिए इरशाद अहमद का, उसके बाद ललित अंबरदा, जल्दी प्लीज। जनरल साहब ये गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये इस तरह के अल्फाज एकदम सही लैंग्वेज, तुम इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो। अभी आपको अल्फाज से दिक्कत होने लगी, अभी इंडिया के मोस्ट वांटेड को तो आप साहब बुला रहे थे, हमें दिक्कत नहीं, इंडिया के मोस्ट वांटेड को आप साहब बुला रहे थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, अब आपको अल्फाज से दिक्कत हो गई। पहले आप डिसाइड कीजिए सर, आप डिसाइड कीजिए, आप आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवाद के स्पॉन्सर हैं। आप बेशरम हो तुम लोग, हर उस इंसान चरित्रहीन हो, इस्लाम की खिदमत कर रहा है, मुसलमानों की खिदमत कर रहा है, बेशरम हो। आप जैसे जालिमों के खिलाफ खड़ा होगा उसको आप एक बाल्टी में पानी डालो, नाक डूबो के मरो, क्यों अपने हक के लिए खड़े हुए एकदम ऐसे जर्नल जो है ना, ऐसे जनरलों को मार रहे हैं वो, और ये मरने वाले लोग हैं अभी बुढ़ापे की तरफ है। अपनी लैंग्वेज पे गौर करें, कम से कम किसी की उम्र मत बताइए, सुनिए ध्यान से, सुनिए, नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसको बुढ़ापा आ रहा है, किसमें जोश है, ये सब मत बातें कीजिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ना प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं कीजिए, भड़काने का काम मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। आप ये बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप ये बताएं सिंध में क्या हो रहा है, और चलिए आपको कश्मीर इतना आपको कश्मीर है, पीओके पर बात कीजिए, पीओके पर बात कीजिए ना। आप मकबूजा कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, सिर्फ बाकी छोड़ दें, मेरे कश्मीर में कुछ नहीं है, मेरे सिंध में कुछ नहीं है, मेरे बलूचिस्तान में कुछ नहीं, सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म आप लोग ढा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, कश्मीरियों को आजाद कीजिए। आप छोड़ दीजिए हाफिज सईद साहब को, आप छोड़ दीजिए मेरे कश्मीर को, छोड़ दीजिए सिंध को, बलूचिस्तान को, सिर्फ अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखें। आप जनरल साहब अपनी जुबान पे कंट्रोल करना सीखें, इज्जत करें, इज्जत करवाएं। आप बदतमीजी करेंगे, हम आपके साथ बदतमीजी से पेश आएंगे, आप इज्जत से पेश आएंगे, हम इज्जत से। बेशरम आप हैं। बेशरम कौन है, बेशरम कौन है, आप ध्यान से सुनिए, अब ये बताइएगा बेशरम कौन है। ये साजिद मीर, अब्दुल रऊफ अजहर, ध्यान से सुनिए आप। अरे आप सुनते नहीं है सर, अरे बहुत अक्लमंद है आप, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, सुनिए ना ध्यान से, बहुत समझदार है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे जो समझदार है वो बोलने नहीं देता है। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुनिए, ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। साजिद मीर, सुनिए ना इरशाद अहमद, सुनिए। साजिद मीर, अब्दुल रऊफ अजहर, अब्दुल रहमान मक्की, शाहिद महमूद, तला सईद, इन पे क्या समाज सेवा करने के लिए बैन लगाया जा रहा था कि चाइना से वीटो करवाया? समाज सेवा के लिए मिल रहा था इनको तमगा? अदिति, आपके अगर अख्तियार में हो, आप हम सब मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे करके अपने समझ नहीं आता ये जो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर, ये आप अपने डिफेंस में यूज करते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं उसके देश में सुनिए ध्यान से, आप लोग हमारे यहाँ के मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। पहले आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है, पहले सुन लीजिए ध्यान से। देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। आपके तमगे की जरूरत नहीं है, आपके तमगे की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमान को आपके तमगे की जरूरत नहीं है और ना ही देने की कोशिश कीजिएगा। इस शो में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उसने आपको अपना फैसला सुना दिया था 1947 में, हम आपसे तो प्लीज उन्हें लेबल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको समझ आना चाहिए। और कश्मीर आपने लगा रखा है ना, विक्टिम कौन है? अब विक्टिम कौन है? ललित अंबरदार, इनको बता दीजिए विक्टिम कौन होता है, आतंक से पीड़ित किसे कहते हैं, इनको बता दीजिए जरा। देखिए आदित्य जी, देखिए कश्मीर के अंदर इनका जो नारा था कि यहाँ का चलेगा निजाम मुस्तफा, इनके जो टटपुंजिया कश्मीर के अंदर इनके पैसे पर जो पलते हैं, इनके जो कश्मीर के बेस्ड है कश्मीर के जहादी, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। आज की तारीख में वो जहादी सब दफन कर दिए गए, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है कि जिस जहादी ने एक बार AK-47 उठा ली हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी डेस्टिनेशन सिर्फ जमीन के अंदर है। इस वैसा अंतर है। और आपको बताना चाहता हूं, जो मुसलमान के ठेकेदार हो गए ना आप अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मारा। सीरिया में कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। आपने ईस्ट पाकिस्तान में किसको मारा?
मुसलमानों को मारा, पाकिस्तानी बाशिंदों का कत्लेआम किया, उनका रेप मर्डर किया। आप तो मैडम बैठी हुई है, आपको तो एहसास होगा इस बात का। 1971 में आपने अपने बांग्लादेशी पाकिस्तानी सिटीजन के साथ कितना जुल्म किया, हालांकि वहां पे भी हिंदू ज्यादा शिकार रहे आपके लश्करों के, आपके वहां पे जो लश्कर कर रहे थे, वहां पे दहशतगर्दी कर रहे थे। तीसरी बात ये बताना चाहता हूं, फिर बोल रहे हो मुसलमान मुसलमान हिंदू। आपने कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज का नाम सुना है? लेफ्टिनेंट फयाज ने आपके दहशतगर्दों को ना मिट्टी में मिला दिया था, वहां पे शहादत दी उसने हिंदुस्तान के लिए। आपने राइफलमैन औरंगजेब का नाम लिया है, कश्मीरी मुसलमान। आपके जहादियों को सड़कों के ऊपर कत्लेआम कर दिया उसने, जहादियों को वहां पे, फिर शहादत दी। आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को अपनी मां के मतलब हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। उस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान, जानती है आपने बोल, आपके जिन्ना ने तो बड़ा लालच दिया था उसको, हमारे यहाँ आ जाओ और हम तुम्हें जनरल बना देंगे। उसने शहादत दी। नौशेरा का शेर बोलते हैं, आप अपने पाकिस्तानी लाइब्रेरीज में जाके देख लीजिएगा। नौशेरा का शेर, मेरा हीरो ब्रिगेडियर उस्मान ने कैसी चपत दी थी वहां पे 1947 में। ये बात छोड़िए, आप मुसलमानों के ठेकेदार बने। आपको तो पहला नोबेल प्राइज जो एक ही मिला था, आपके तो अपने लोग बोलते हैं एक नोबेल प्राइज मिला था, हमने उसको छुट्टे मार के निकाल दिया मुल्क से, क्योंकि वो अहमदियाज था। अहमदियाज आपको बताना चाहता हूं, आपको नहीं पढ़ाते होंगे, अहमदियाज ने पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर सबसे आगे थे पाकिस्तान बनाने के लिए। और आज की तारीख में अहमदियाज के लिए पाकिस्तान की जमीन के ऊपर 2 गज जमीन उनको कब्रिस्तान में नहीं मिलती, क्योंकि वो आप उनको मुसलमान नहीं समझते। शिया उसको तो आप बख्शते नहीं है। कराची का देखा 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला का हाल ही में शियाओं के खिलाफ। बलूचिस्तान में कत्लेआम किसका हो रहा है? आप सिर्फ औरतों का मर्डर नहीं करते, यहाँ पे औरतों का रेप नहीं, आप लड़कों के रेप करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे सेंटर खोल रखे। और सुनना चाहते हैं आप, कहां पे सुनोगे दुनिया में? नहीं, ठीक है, मुझे बहुत आसान से 2 सवाल पूछने हैं। इरशाद अहमद बहुत मुस्कुरा रहे। इरशाद अहमद, ये हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर, ये सब वहां जेल से अंदर बाहर क्यों होते रहते, या फिर हवा पानी के चेंज के लिए आप अंदर बाहर करते रहते हैं? देखिए कितनी लंबी तकरीर आपने इनको करने दी साहब, जो भी थे ये। मैं 2 लफ्ज बोलूंगा, आप सारा पूरा पैनल चीखों पुकार शुरू कर देगा। अभी इन्होंने बात की अफगानिस्तान में कौन जुल्म कर रहा था। अफगानिस्तान में मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप सारे पैनलिस्ट जो हिंदुस्तान से बैठे हैं। 2-4 शब्द बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 2-4 शब्द बोल दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे 2 शब्द भी नहीं बोलने दिए मुझे। मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था? असला बेचते रहते हैं ना, और आतंकी बेचते रहते हैं, बहुत नासूर है हमारे। कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे आपने नहीं बोला जो सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। सवाल जो आपसे पूछा उसका जवाब। इरशाद अहमद प्लीज। पूरा सवाल का जवाब दूंगा, मुझे सिर्फ ये बताएं अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में आपका क्या रिश्ता था अफगानिस्तान से, मुसलमानों के मुल्क से? चलिए फाइजा से पूछ लेती हूँ, ये तो जवाब नहीं दे रहे। इरशाद अहमद के पास जवाब नहीं है। इरशाद अहमद कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। एक सेकेंड, फाइजा मलिक, ये जो बाइडेन ने किसे सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क बताया था? किसे बताया था सबसे ज्यादा खतरनाक? और ये प्रमोशन था या डिमोशन था? जवाब देना चाह रहे थे, ये अलग बात है कि पूरे पैनल ने और आपने उन्हें जवाब नहीं देने दिया। अच्छा, तो मैं उस बात आप दे दीजिए। चलिए कि जी बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि वहां पर टेररिज्म कौन प्रमोट कर रहे हैं, कहां से आ रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये हो रहा है। वहां पर तो आप बलूचिस्तान की तो आप बात करें ना, बलूचिस्तान में तो जितने फाइजा मलिक, मैंने तो पूछा जो बाइडेन के स्टेटमेंट के बारे में सबसे खतरनाक मुल्क, वो प्रमोशन था डिमोशन था? हाँ या ना? उसका जवाब प्रमोशन बताइए तो डिमोशन बताइए। छुपा नहीं है। फिर अफगानिस्तान में के पीछे जाकर मत छिपिए। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे खतरनाक मुल्क किसे बता रहे थे? प्रमोशन था आपका? उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बताया। अगर आपने उसके बाद की भी पूरी उनकी देखी, ये स्टेट इन डिनायल है। और जैसा कि आप इस डिबेट में भी यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए मुझे इस डिबेट को इसी नोट पर खत्म करना होगा कि कैसे डिनायल में रहते हैं। आतंक एक ऐसा नासूर है जिसका पक्का इलाज पूरी दुनिया के पास फिलहाल नहीं है। ये खुला राज है कि पाकिस्तान आतंक को शरण देता है, आतंकी हमलों की साजिशें वहां से बुनी जाती हैं, आतंकवादी भारत में सरहद से धकेले जाते हैं। ऐसे में ये तर्क कब तक हजम होगा कि खुद पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, क्योंकि मुखौटों के पीछे तो वो शिकार कम और शिकारी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में सोचिएगा जरूर, क्या पाकिस्तान के साथ सिर्फ क्रिकेट वाली दोस्ती से काम चल जाएगा, या फिर जो सीरियस कंसर्न्स हैं और जो आतंकवाद का बड़ा चैलेंज है उस पर अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया? तो सोचिएगा जरूर। कसम संविधान की, मैं फिलहाल इतना ही।